हेलो फ्रेंड्स, आज सुनिए कहानी मैं भी नारी हूँ। एक शाम मैं बाजार से लौट रही थी। रास्ते में मयूर होटल की बहुमंजिली भव्य इमारत पड़ती थी। होटल के गेट पर लाइन से गमलों की कतार और गमलों में लगे भिन्न भिन्न प्रकार के क्रोटन्स मुझे हमेशा मोहित करते थे। गेट पर ही सफेद एवं गुलाबी बोगनवेलिया से बनाया गया बड़ा सा मोर मुझे हमेशा आकर्षित करता था। हमेशा लगता था कि वो मोर बस नाचने ही वाला है। जब भी वहां से गुजरती एक नजर होटल के गेट पर जरूर डालती थी। उस शाम भी मोर को निहार रही थी कि गुलाबी साड़ी में सजी संवरी एक नव यौवना, जिसके लंबे लंबे बालों में गजरा गुथा था, लंबा सा पर्स कंधे पर, होठों पर लिपस्टिक, माथे पर चमकती बिंदिया, हाथों में मोबाइल लेकर गेट पर टहल टहल कर बातें करने में मशगूल थी। मेरी नजर उस नवयौवना पर भी चली गई। वास्तव में मैं क्रोटन्स और मोर को निहार रही थी, पर वह नवयौवना समझी कि मैं उसे देख रही हूँ। हम दोनों ने ही एक दूसरे को ध्यान से देखा। चेहरा कुछ जाना समझा सा लग रहा था। ध्यान से उसे एकटक में देखती ही रही। पुरानी यादों को बहुत दोहराया तो याद आ गया। बरबस बोल ही पड़ी, अरे शिखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी आवाज सुनकर जैसे वो भी सब कुछ समझ गई थी, मोबाइल बंद करके बोली, अरे दीदी नमस्ते। आप यहाँ कहाँ से आ रही हैं? कैसी हैं? अनेक प्रश्न शिखा ने चंद क्षणों में ही पूछ डाले। मैं हतप्रभ शिखा का नया रूप निहार रही थी। मैं उसकी बातों का जवाब नहीं दे पा रही थी, क्योंकि जिस रूप में मैं शिखा को देख रही थी वो रूप मेरे लिए अप्रत्याशित था। उसे तो सफेद कपड़ों में होना चाहिए था, पर यहाँ तो वो रंग बिरंगी साड़ी में सजी नई नवेली लग रही थी। साथ ही इतने महंगे होटल के गेट पर किसी का इंतजार या कुछ और। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कुछ घबराहट सी भी लगने लगी थी। तो क्या शिखा ने दूसरी शादी कर ली? शादी कर भी ली हो तो क्या हुआ? आजकल विधवा विवाह का भी चलन हो गया है। समाज में रूढ़ियों को तोड़कर अच्छी परंपरा प्रारंभ हो जाए तो अच्छा ही है। फिर याद आया कि शिखा के तो दो प्यारे प्यारे बच्चे थे, उनका क्या हुआ? मैं इन्हीं प्रश्नों के भंवर जाल में उलझी माथे पर आई पसीने की बूंदों को रुमाल से पोंछने लगी कि शिखा बोली, दीदी आप कई वर्षों बाद मिली हैं, क्या सोचने लगी? मैं कुछ उत्तर दे पाती उससे पहले ही उसने मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और कुछ रुआंसी आवाज में कहने लगी, मैं सब समझ रही हूँ दीदी। मेरा ये रूप, श्रृंगार, यह स्थान आपके मन में हलचल मचा रहा है। मैं भी चाहती हूँ कि अपने मन का गुबार, जो एक लंबे समय से मन में ज्वालामुखी की तरह दबाकर रखा है, किसी के सामने निकाल दूं, अपने मन को हल्का कर लूं। कहते कहते शिखा की आंखों में आंसू आ गए। उसके आंसू देखते ही जैसे मैं चेतना से जाग गई। मैंने स्नेहिल भाव से उसके कंधों को थपथपाया और अपनी डबडबाई आंखों पर रुमाल रखकर बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं सोच रही थी। बस अचानक मुझे तुम्हारे बच्चों का ध्यान आ रहा था। वो सब कहाँ हैं, कैसे हैं? शिखा शायद मेरी मन स्थिति ताड़ गई थी। मेरे द्वारा अनकहे अनगिनत प्रश्नों का उसे भान हो रहा था, इसलिए स्वयं पर काबू पाकर बोली, वही तो मैं भी कह रही हूँ दीदी। कल मैं दिन में आपके पास जरूर आऊंगी। अभी तो शाम 6 बजे इस होटल में मेरा अपॉइंटमेंट है। यह कहते ही वो घड़ी की ओर देखकर कुछ शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ झेपने लगी। अपना कार्ड शिखा के हाथों में थमाकर मैं घर की ओर चल पड़ी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मन अतीत में गोते खाने लगा। अतीत का एक एक दृश्य आंखों के सामने आने लगा। शिखा यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में मेरे साथ रहती थी। क्लास में मुझसे 1 वर्ष जूनियर। हॉस्टल में जब रैगिंग होती तो मैं ही उसे बचाती थी। पढ़ाई में होशियार थी, साथ ही इतनी सीधी कि हर बात मुझे
बताती थी। यूनिवर्सिटी में आदतन कभी लड़के रिमार्क पास करते तो शिखा शर्मा का लाल पड़ जाती थी। हॉस्टल लाकर प्रतिदिन की दिनचर्या में मुझे शामिल करती। ग्रेजुएशन पूरा करते ही उसकी शादी हो गई थी। यह भी पता चला था कि उसके पहले एक लड़का फिर एक लड़की हुई थी। बच्चे छोटे ही थे कि पति चल बसे थे। शिखा विधवा हो गई थी। कई वर्ष बीत गए, उससे कोई संपर्क न हो सका था। आज अचानक उसका यह रूप मेरे मन में हलचल मचा रहा था। होटल के सामने किसी की प्रतीक्षा, वो भी इस रूप में। दूसरे दिन शिखा का मुझे बेसब्री से इंतजार था। इंतजार समाप्त हुआ और वो मेरे सामने बैठी थी। वही रंगीन साड़ी, माथे पर बिंदी। मैं कुछ चाहकर भी नहीं बोल पा रही थी। हमारी चुप्पी को उसी ने तोड़ा। बोली, दीदी, आज उनको स्वर्ग सिधारे 7 वर्ष हो गए हैं। मेरी शादी हुई थी। पति से केवल शारीरिक संबंध ही तो था। प्यार के 2 मीठे बोल तक पति से न मिले थे। वे शराब के नशे में चूर रहते। घर के जेवर, रुपया पैसा सब शराब की भेंट चढ़ गया था। सच कहती हूँ दीदी, मुझे शादी करके कुछ नहीं मिला। दीदी, क्या लड़की शादी के बाद पति का प्यार चाहती है, एक सुखी गृहस्थी में रहना चाहती है? ये गलत है क्या? मैंने भी ऐसे ही सपने देखे थे, लेकिन मेरे सपने सपने ही रह गए। पति को शराब की लत थी। मैं उनकी आदत न छुड़ा पाई। सास के लिए तो मैं उपेक्षित ही थी। वे चाहती थी कि उनके बेटे को सही राह पर ले आऊं। जब माँ होकर वे ये काम न कर सकी तो मैं पत्नी होकर कैसे करती। समय के अंतराल से बच्चे हो गए। शराब सेवन से पति को कैंसर जैसी भयानक बीमारी ने जकड़ लिया। दीदी, मृत्यु से उन्हें कोई नहीं बचा सका। मैं विधवा हो गई। पति से मिली 2 संतानें ही मेरी अपनी थीं और कुछ नहीं। सास ससुर के लिए तो मैं कुलटा कुलच्छनी थी, जैसे मैंने ही तो उनके बेटे की जान ली थी। शिखा की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उसे चुप कराते हुए पूछा, फिर तुमने क्या किया? दीदी, आपको तो पता ही है कि मायके में मेरी सौतेली माँ थी। वहां मैं जा नहीं सकती थी। मैं बेसहारा असहाय विधवा के श्वेत वस्त्र धारण कर विधवा बन गई। मेरे सामने 2 छोटे छोटे बच्चों के खाने की समस्या थी। उनके भविष्य की चिंता थी, लेकिन कहीं भी कोई सहारा देने वाला न था। लोग सहायता का हाथ तो जरूर बढ़ाते, पर मेरी तरफ से भी बदले में कुछ चाहते थे। वे जो कुछ भी चाहते थे वो तो दीदी आप समझ ही रही होंगी। मैं उन लोगों की आंखें देखकर डर जाती थी। शिखा बोलती जा रही थी। मैंने नौकरी के लिए इधर उधर आवेदन करना शुरू किया। जहां भी साक्षात्कार के लिए जाती, लोग मेरी तरफ वासना की दृष्टि से देखते। जहां नौकरी करने लगी वहां भी यही हाल था। अब आप ही बताइए, वैसे वातावरण में मैं क्या करती? बॉस के विपरीत जाती तो कभी तनख्वाह रुक जाती, कभी 1 दिन की छुट्टी के भी लाले पड़ जाते। मुझसे लोगों ने चाहा कि मैं विधवा के ये सफेद वस्त्र छोड़ दूं। अनुभव भी मुझे यही सिखा रहे थे। मैं आपसे पूछती हूँ, यदि औरत विधवा हो जाती है तो उसे सफेद साड़ी ही पहनने को कहा जाता है। यदि किसी की पत्नी मर जाती है तो उस आदमी को क्यों नहीं कहा जाता कि वो सफेद कपड़े ही पहने, रंगीन कपड़े ना पहने? भला कहीं आदमी रह सकते हैं ऐसे? पत्नी की चिता की राख भी ठंडी नहीं हो पाती और पति अपनी रंगरेलियों में मस्त हो जाता है। ऐसा क्यों होता है दीदी? आप ही बताइए ना। इसीलिए होता है ना, क्योंकि अपना समाज पुरुष प्रधान समाज है। दीदी, समाज एक ऐसा बाजार है जहाँ सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है। शिखा पल भर को रुकी, फिर बोली, दीदी, हमारा बॉस भी ऐसा ही था। उसकी पत्नी को मरे 1 माह ही हुआ था और वो किस बेशर्मी से मुझसे प्रणय निवेदन करता था, आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकती थी। यदि मैं कभी बॉस के विपरीत चलती तो कभी मेरा ओवर टाइम का पैसा रुक जाता, कभी छुट्टी की पे कट जाती। आप ही सोचिए मेरी कैसी हालत होती होगी। पैसे के बिना मेरे बच्चों की परवरिश क्या संभव थी?
मैंने शिखा को बीच में ही टोकते हुए कहा, यदि ऐसा ही था तो तुम किसी एक पुरुष से विवाह कर आश्रय भी तो पा सकती थी। वो बोली, इस पुरुष प्रधान समाज में ऐसा देवता ही कहाँ था जो मुझे मेरे 2 बच्चों के साथ अपना लेता, मेरे बच्चों को पिता का प्यार देता। बच्चों को अपने से दूर हॉस्टल में रखकर पढ़ा रही हूँ। इन्हीं बच्चों के लिए मैंने सफेद बाना उतारकर रंगीन वस्त्र धारण कर लिए। आज से 7 साल पहले मेरी उम्र भी तो वही थी जब समाज ही मुझसे यह चाहता था, तो मैं क्या कर सकती थी। शिखा, आज तुम जिस रास्ते पर चल रही हो वो तो मैं समझती हूँ, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे बच्चों की शादी ब्याह कैसे होगा? यह सुनकर वो हंस दी और बोली, जिस समाज ने मुझे ये रास्ता दिखाया है वही मेरे बच्चों को भी मंजिल पर पहुंचाएगा। मेरी जगह कोई भी होता वो भी यही करता जो मैं कर रही हूँ। पति से केवल शारीरिक संबंध ही था, पर आज जिन लोगों से मैं मिलती हूँ वे मुझसे प्यार के मीठे बोल भी तो बोलते हैं और मेरी सहायता करते हैं। नारी प्रकृति से निर्बल होती है दीदी। जहाँ सबल हाथों का सहारा मिला वहीं अमर बेल से लिपट जाती है। फिर दीदी, उन परिस्थितियों में मैं कैसे न इस मृग तृष्णा में फंसती। आखिर मैं भी तो नारी हूँ। मैं शिखा के इस वाक्य के बारे में सोच रही थी, उसे दोषी कहूँ या उस समाज को जिसने उस नारी को कहां से कहां पहुंचा दिया। मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि भविष्य में आप और कहानियां सुन पाएं। धन्यवाद।